नमस्कार। 1 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले कानपुर से खबर, जहां पर कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर जमकर लापरवाही हुई है। इलाज के अभाव में सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई और इसके बाद अधिकारियों से लेकर सीएम योगी तक ने दौरे कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए, लेकिन व्यवस्था में कोई खास सुधार होता नहीं दिख रहा है। हैलेट अस्पताल में इलाज के अभाव में अभी भी मरीज दर बदर भटक रहे हैं। फतेहपुर से आए 102 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी का परिवार इलाज की गुहार लगा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। परिजनों की माने तो काफी खुशामद करने के बाद उन्हें वार्ड 14 में भर्ती तो कराया गया, लेकिन उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। दवाइयां भी बाहर से खरीदकर मंगवानी पड़ रही है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो इलाज है वो बिल्कुल मुफ्त है सरकारी अस्पताल में। और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत इस 102 साल के बुजुर्ग और उनके परिवार वालों को हो रही है। पास दिखाने के बाद डॉक्टर ने 3 जांचें लिखी। जांचों में सब जगह हमने रुपया दिया, जबकि हम हर जगह पास दिखाते रहे, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम ये एप्लीकेशन लिख के आए कि स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। ये शासन आदेश भी साथ में संलग्न लगा के लाए, लेकिन सीएम साहब ने हमारी कोई एप्लीकेशन पढ़ी तक नहीं और कहा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कल सवेरे ज़बरदस्ती यहाँ से हम रिफ़र भगा दिया गया हमको। हम अपने बाबा को घर लेके गए। रात के 2 बजे अचानक फिर तबीयत खराब हो गई। फिर यहाँ इमरजेंसी पे लेके आए और यहाँ पर फिर वहीं पर भर्ती कर दिया। कोरोना काल में हैलेट अस्पताल की बड़ी किरकिरी हुई, जिसके बाद अधिकारियों के निरीक्षण का दौर चला, मगर फिर भी यहाँ के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला उस वक्त देखने को मिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा है और वो दवाइयों के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या है इस मेडिकल कॉलेज का हाल। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब खबर हापुड़ से लेते हैं, जहां पर गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ब्रिज घाट गंगा पुल पर बच्चे खतरनाक स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। वो जान जोखिम में डालकर पुल से गंगा नदी में कूद रहे हैं। खतरनाक स्टंट कर रहे बच्चों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर बच्चे स्टंट कर रहे हैं उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र भी है, लेकिन पुलिस इससे अनजान बनी हुई है। आपको बता दें कि कई बार यहां पर हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। बातचीत करने के लिए विपिन गिरी हमारे साथ जुड़ा है। विपिन, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस क्या कर रही है? क्या इन बच्चों को, इन लोगों को रोकने की कोशिश वहां नहीं हो रही है? देखिए, ये बरसघाट का मामला, जहां गंगा पुल से बच्चे इस तरह के खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। और हैरानी की बात है कि जो बच्चे स्टंट कर रहे हैं सभी नाबालिग बच्चे हैं और कुछ ही दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र है और जो भी वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वो मूक दर्शक बने हुए होते हैं। तो कई बार हादसे हो चुके हैं, आए दिन गंगा में डूबकर लोगों की मौत होती रहती है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह कई फीट की ऊंचाई से ये गंगा पुल से गंगा में छलांग लगा रहे हैं। और इस समय जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, बरसात में ऐसे ही नदियों का जलस्तर बढ़ा रहता है और ऐसे में इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा इस तरह से स्टंट और छलांग लगाकर अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और जौनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हमला करते नजर आ रहे हैं। मामला बक्सा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग महिला, उनके पति, बेटा जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर जौनपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। और अब खबर आगरा से लेते हैं, जहां पर फायरिंग में युवक की मौत हुई है। शादी समारोह में बताया जा रहा है कि हार्श फायरिंग हुई थी। दूल्हे के भाई की इसमें गोली लगने से मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला खदौली थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर हार्श फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई है। और शाहजहांपुर से खबर लेते हैं, जहां पर दबंगों ने फायरिंग की है। जमीन विवाद में दबंगों ने फायरिंग की, छत पर चढ़कर यह फायरिंग की गई है।
पथराव किया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में ये पूरा मामला जो है उसे दर्ज करा दिया गया है। निगोही के निवाड़ी गांव का ये मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दबंगों ने फायरिंग की है, पथराव भी किया है और जो अब पीड़ित पक्ष अब पुलिस के पास पहुंचा है और उसने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। और अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की सख्ती का असर अब दिख रहा है। सीएम खुद कई बार कह चुके हैं कि अपराधी या तो जेल के अंदर रहेंगे या फिर ऊपर भगवान के पास जाएंगे। उनकी सख्ती का यह भी असर है कि गोरखपुर जोन में पिछले 10 सालों के अपराधियों की कुंडली अब बनाई जा रही है। 11 जिलों के एसपी पिछले 10 सालों में हुए बड़े अपराध की फिर से वेरिफिकेशन करने में जुट रहे हैं। वहीं नेपाल से सटा हुआ जिला होने के चलते गोरखपुर में पिछले 15 साल तक का वेरिफिकेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार नेपाल पुलिस से भी इस पूरे मामले में संपर्क में है। गोरखपुर में ही नहीं पूरे जोन में हर जिले में चल रहा है। 11 जिले हैं, 11 जिलों ने अपने 10 साल के अपराधियों की, गोरखपुर ने 15 साल रखा, बाकी जनपदों ने 10 साल रखा है और 10 साल के समस्त अपराधी चिन्हित कर कर उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। साथ ही साथ ये जनपद जो उनके जिले में अपराध किए और गैर जनपद के रहने वाले हैं उन लोगों की भी सूचना आपस में शेयर कर ली है ताकि दूसरे जनपद को मालूम हो कि उनके यहाँ का रहने वाला कहीं और अपराध कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोरखपुर जोन की पुलिस अपराधियों पर कहर बन के टूट पड़ी है। उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। साथ ही पिछले 10 सालों में जितने भी बड़े अपराध हुए हैं उन अपराधियों का फिर से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि कहीं अगर फिर से वो अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और इस वक्त एक खबर आपको बता दें कि बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी ने अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया है। जी हां, अखिलेश यादव का जन्मदिन रायनी ने मनाया है। श्रावस्ती में एसपी कार्यालय में वो जन्मदिन मनाने पहुंचे, वहां पर उन्होंने जन्मदिन मनाया है। एसपी में जल्द शामिल होने के कयास भी अब इसको लेकर और ज्यादा तेज हो गए हैं। पहले भी अखिलेश से मिल चुके हैं रायनी, भिनगा विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि अखिलेश का अब जन्मदिन भी असलम रायनी मना रहे हैं। और बातचीत करने के लिए अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? रायनी एसपी दफ्तर पहुंच गए? बड़ी खबर है, बड़ा घटनाक्रम है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि आज असलम रायनी जो बसपा के बागी विधायक थे, भिनगा विधानसभा सीट से विधायक थे, आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने के लिए सपा कार्यालय पहुंचे हैं। पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये सपा की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन कहीं निलंबित ना हो जाएं कि निष्कासित ना हो जाएं, इधर से इन्होंने अभी तक सदस्यता नहीं ली है हालांकि, लेकिन ये पूरा मन बना चुके हैं और सूत्र ये भी बताए जा रहे हैं कि ये भिनगा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो अब इसके बाद तो ये बिल्कुल तय ही माना जाए कि ये जा रहे हैं एसपी में? जी बिल्कुल, इनके सूत्रों से बात हो रही है और जो अंदर की खेमिक बात यह है कि इनका कहना है कि मुझे जो आला कमान है समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो, उनसे आश्वासन भी मिला है कि मुझे विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये दिखाई भी पड़ रहा है आज जिस तरीके से इन्होंने सपा कार्यालय ये पहुंचे और अखिलेश यादव का जन्मदिन वहां मना रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की बात भी कर रहे हैं कि समाजवादी को मजबूत करिए और 2022 में जो है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं और बीएसपी से निकलकर अब एसपी की राह पर चल पड़े हैं रायनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत कर दी है और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में इस बार 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हर किसी की है। सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति से रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और चूंकि मनुष्य
इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है। और भदोही जिले में भी वन महोत्सव की शुरुआत हो गई है। डीएम और एसपी ने पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत पूरे जनपद में 11,93,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस बेहद वृक्षारोपण में हमारे जनपद में 11,91,000 पौधे लगाए जाएंगे और उसी का शुभारंभ हमने आज किया है। इसमें जो लार्ज स्केल पे लगाया जाएगा वो कार्यक्रम हम 4 जुलाई को करेंगे। उसमें हम मैक्सिमम पौधे उस दिन हम लगाएंगे और ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किया जाएगा। इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, ट्रांसपोर्ट, पीडब्ल्यूडी सभी सम्मिलित हैं और ये एक जन आंदोलन है। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिजिटल इंडिया को लेकर लाभार्थियों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने आरोग्य सेतु और कोविन ऐप जैसे डिजिटल सॉल्यूशंस तैयार किए, जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। इन ऐप के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी हद तक मदद मिली है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टरों से संवाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन IMA कर रहा है। भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती को देश में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की ने मॉडर्न मेडिसिन के लिए अहम भूमिका निभाई थी। वो महात्मा गांधी के दोस्त और उनके निजी डॉक्टर भी थे। कोरोना काल में डॉक्टरों ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात काम किया, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार उनका आभार और धन्यवाद जता चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो के साथ ट्वीट भी किया है। डॉक्टर्स डे के मौके पर सभी डॉक्टरों को बधाई। पूरी दुनिया की मेडिकल फील्ड में भारत का योगदान काफी अहम है। मैंने कुछ दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में भी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताया था। लगातार प्रधानमंत्री कोरोना काल में डॉक्टर्स को का आभार जताते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये फ्रंट लाइनर हैं और जिस तरह से कोरोना काल में अपने घर बार को छोड़कर डॉक्टरों ने काम किया, मरीजों को ठीक किया, उन्हें स्वस्थ करके उनके घर भेजा। भले संक्रमित हुए लेकिन उनका जज्बा और हौसला कम नहीं हुआ। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। और इस वक्त एक खबर आपको बता दें, 1.5 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर 3 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। 3 किलोग्राम अफीम बरामद इनके पास से की गई है। तीनों आरोपी बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बरेली से ये अफीम लेकर आते थे। पुलिस नेटवर्क को खंगालने में अब जुटी हुई है। तो अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है 3 अफीम तस्कर की। 3 किलोग्राम अफीम के साथ ये
गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी बदायूं के रहने वाले हैं और अब जो पूरा नेटवर्क है इनका किस तरह से चलता है उसको कहीं ना कहीं पुलिस खंगालने में जुटी है। तो शाहजहांपुर से खबर है, यहां पर 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है 3 किलोग्राम अफीम के साथ। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदायूं के रहने वाले हैं, बरेली से लाते थे अफीम और फिर बेचा करते थे। अब पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। डेढ़ करोड़ की अफीम बताई जा रही है। 3 किलोग्राम अफीम है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ के रुपए में आंकी जा रही है। हालांकि अभी तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि इन 3 लोगों से पूछताछ की जाए कि ये किस तरह से अफीम को बेचा करते थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो पूरा का पूरा एक जो तस्करी का कारोबार चल रहा था उसको खंगालने में अब पुलिस जुटी हुई है।